देखा जाए तो पिछले 2 सालों से सर, एक मुद्दा तो हमारे प्रोग्राम का सेम ही रहता है, रूस और यूक्रेन। हालाँकि लगातार रूस और यूक्रेन को लेकर नई डेवलपमेंट होती रहती हैं। कभी पश्चिम से खबर आ जाती है, इस सप्ताह तो बिल्कुल। भारत से संबंधित भी खबर थे। लेकिन जो रूस का आक्रमण है, वो और तेज़ हो गया है। हाल में हमने देखा था कि किस तरीके से रूस ने अचानक अपनी कार्रवाई बिल्कुल। बढ़ा दी है और यूक्रेन ने इस पे चिंता भी जताई और पश्चिम देश भी इस पे चिंतित नज़र आए। उधर यूक्रेन दावा कर रहा है कि वह रूस के अंदर लगभग 1260 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। ये अपने आप में यूक्रेन का बड़ा दावा बिल्कुल। इसलिए कहा जाएगा क्योंकि यूक्रेन में वो मजबूती फिलहाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। बावजूद इसके अगर यूक्रेन ऐसा कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में एक नई यूक्रेन के चीज़ है। लिए नई चीज़ है। खैर वर्तमान में अगर देखा जाए तो शांति प्रस्ताव पर भी बातचीत चल रही थी, इस तरह के भी दावे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वर्तमान में रूस और यूक्रेन युद्ध किस स्थिति में है? क्या किसी हस्तक्षेप की बात की जा रही है? क्या आने वाले दिनों में शांति देखने को मिलेगी या आक्रमण और तेज होगा? अंकित, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हम खबर देते रहते हैं और ये क्योंकि इतना हम लोग ने पहले भी कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली लड़ाई है जो इतनी लंबी जा रही है। दूसरा साल है कुछ महीनों में, तीसरा साल पहुंच ही जाएगा जिस तरह है। और एक चीज़ हम लोगों ने पहले भी कहा था कि ये 2025 तक चलेगी। लेकिन कुछ नई चीज़ें हुई हैं इसमें। देखिए, 3 मुख्य चीज़ें हैं जो आपने इसमें पूछा है। पहली चीज़ तो लड़ाई जो दोनों की एक नया मोड़ ले लिया है और मुझे लगता है कि ये जो मोड़ है ये अब पुतिन ने अपनी लड़ाई अपने हिसाब से, हालांकि वो उनकी लड़ाई पहले अपने उनके हिसाब से ही चल रही थी, लेकिन और ज़्यादा अपनी सोच से चला रहे हैं वो। और जेलेंस्की भी इस बार जो उन्होंने एक्शन लिया है, हालांकि उसकी तैयारी वो कर रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन इन्होंने भी एक्शन अपने हिसाब से लिया है। तो ये लड़ाई जेलेंस्की और पुतिन की अपनी सोच की लड़ाई हो गई है। जो ये अभी गए हैं रूस के अंदर और जो आप कह रहे थे कि तकरीबन 1260 या 1300 स्क्वायर किलोमीटर वो कह रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं। तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर के फ्रंटेज और लेकर के वो करीब 28 से 30 किलोमीटर तक अंदर तक गए हैं कर्स्क रीजन में। हालांकि कर्स्क रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया नहीं है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वहाँ पर जो मेन जंक्शन है, जो गैस जाती है यूरोप को थ्रू यूक्रेन जाती है, अभी भी जा रही है, तकरीबन पहले से कम जा रही है बट 25-30% अभी भी गैस एक्सपोर्ट हो रही है अपना रूस से यूरोपियन यूनियन में, लड़ाई के बावजूद भी। तो एक वो है और सूजा एक जगह है पास में जहाँ पर कि न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। तो मिलेगा यूक्रेन को बट मुख्य चीज़ वही है। देखिए, मुख्य चीज़ देखा जाए तो जेलेंस्की ने इसी वजह से किया क्योंकि वो एक तरह से बहुत कम डिफेंसेस थे, थिनली डिफेंडेड एरिया था, कमज़ोर, मैं कहूँगा कमज़ोर डिफेंडेड एरिया था। वहाँ तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उसकी उन्होंने मॉरल विक्ट्री की तरह बिल्कुल उन्होंने प्रैक्टिस की। और जहाँ तक है अपने भी ट्रुप्स को किसी को बताया नहीं उन्होंने। वो तो आखिरी तकरीबन 24 से 48 घंटे पहले उन्होंने अपने कमांडर्स को बुलाया और उसके बाद वो वहाँ एंटर कर गए। क्योंकि अभी जो इनके POWs पकड़े गए हैं उनका यही आ रहा है कि उनको बताया नहीं गया और एक बार कि इसके अंदर रूस के अंदर जाना है। अब देखिए इसमें क्या होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने ये पहुंच गए वहाँ अपनी तकरीबन जो ये कह रहे हैं कि 1300 किलोमीटर गए हैं, ये भी कह रहे हैं कि 400 से ज़्यादा रूस के जो सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने POWs प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया है। रूस का जो कहना है, देखिए इनकी न्यूज़ तो आ जाती है बाहर, उसमें आप वेस्टर्न या बाकी उसमें भी देखेंगे मीडिया में, रूस की नहीं आती, रूस की आती नहीं। लेकिन कुछ रूस ने ज़रूर इस बारे में दिया है, जो भी अब उनका वेरीफाई तो हम कर नहीं सकते और न इनका कर सकते हैं, लेकिन रूस ने ये बोला है कि तकरीबन 4,500 से 5,000 के बीच में उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराया है। एक बहुत बड़ी संख्या है क्योंकि 5,000 अब ला नहीं सकता
यूक्रेन अंदर। और उन्होंने भी कहा कि काफ़ी जो है इनके सैनिक इन्होंने प्रिजनर्स बनाए हैं, जो कि इन्होंने दिखाया भी था और उन्हीं का स्टेटमेंट दिखाया है कि उनको पता था नहीं और अंदर भेज दिए गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कुछ नाटो के भी सैनिक हैं इसमें, लेकिन कितने हैं, क्योंकि ये चीज़ खुलासा अभी तक नहीं हुआ। आपको याद है कि पहले भी नाटो के कुछ सैनिक मारे गए थे, उनकी बॉडीज़ रशिया ने वापस की थी और इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी। तो और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रेनिंग और बाकी चीज़ें तो ज़रूर दी है नाटो ने इनको, लेकिन अब सवाल ये है कि अभी तो 3 हफ्ते हो गए, 5 और 6 की रात को ये ऑपरेशन किया था यूक्रेन ने, लेकिन अब वहीं के वहीं हैं। अब उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया है, रूस ने, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी मुख्य चीज़ है, जेलेंस्की या नाटो को, यूरोपियन यूनियन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुतिन उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। सबने ये सोचा था कि पुतिन जो है बाकी जगह से अपने ट्रुप्स और इक्विपमेंट ले आएंगे, खास करके जो ईस्टर्न डोनेट्स्क का फ्लैंक है, खार्किव और जो पोकोस्क वगैरह के इलाके में काफ़ी आगे बढ़ रहा है रूस, वहाँ पर उनको वो था, क्योंकि देखिए खार्किव बहुत बड़ी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ। पोकोस्क का जो इलाका है जहाँ से तकरीबन 10-15 किलोमीटर ही दूर रह गए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर है यूक्रेन का। वहीं से वो अपने सप्लाई से लेके बाकी चीज़ें आगे भेजते हैं। और साथ ही चैसिवियार का इलाका है, चैसिवियार देखिए वो उनका एक बहुत बड़ा मिलिट्री सेंटर है यूक्रेन का। तो अगर रूस वहाँ पहुँच गया, और चैसिवियार एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन ले सकता है और उनके ऊपर अटैक कर सकता है। तो उधर से उनका अनुमान था कि, या उन्होंने सोच करके ये ऑपरेशन किया कि पुतिन शायद प्रेशर कम कर देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। पुतिन ने वो नहीं किया, उन्होंने इनको आने दिया और अभी उन्होंने अपने कमांडर्स को डायरेक्शन दिया है कि 1 अक्टूबर तक इनको खदेड़ना है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वापस करना है। अब उन्होंने रोक दिया आगे उनके पिंसर को, मूवमेंट को रोक दिया। टैंक्स और बाकी चीज़ें काफ़ी उन्होंने दिखाया भी है कि कितने टैंक्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वगैरह डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। और ये पीछे से अगर रूस आ जाता है तो इनको कहीं जाने का मौका नहीं है। इसलिए पुतिन को लग रहा है कि उस बारे में चिंता नहीं है, उनको तो ये टैकल कर ही लेंगे। दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे थे, अच्छा, यूक्रेन को दो तरफा घेरने की तैयारी है अभी? बिल्कुल, बिकॉज अंदर तो रोक ही दिया है उनको, और पीछे से आ जाएंगे तो उनको जाने का कहीं जगह नहीं होगा कि जाएंगे कहाँ। दूसरी चीज़ जो इसकी जो मेन जो बात कह रहे थे आप कि हाँ, यूक्रेन को साइकोलॉजिकल फ़ायदा तो हुआ है, मोरल बूस्टिंग हुई है उनके ट्रुप्स को, या उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है वेस्ट को कि हम जा सकते हैं, आप हम पर निवेश कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ है कि आप जो है हमारे अंदर हमको दीजिए और हम जो है इनविंसिबल नहीं है, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन वेस्ट या नाटो तो समझ रहा है, देखिए अभी भी वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और ये मानने की बात है, इसमें कोई वो नहीं है कि उन्होंने पुतिन ने तो कार्रवाई नहीं की, बट अपना जेलेंस्की ने जरूर कुछ मॉरल विक्ट्री ली है। लेकिन इसके बाद वो क्या करेंगे उनके पास उनको भी नहीं पता लग रहा है कि, क्योंकि उनके हिसाब से चीज़ तो चल नहीं रही है जो इन्होंने किया। और जहाँ तक एक चीज़ जरूर उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि हम सिर्फ डिफेंस में नहीं हैं, ऑफेंसिव डिफेंस कर रहे हैं, मतलब डिफेंस भी कर रहे हैं और हम जो है अंदर भी जा रहे हैं उनके रूस के अंदर। तो एक ये वो चीज़ तो इन्होंने की है जो कुछ लेवल तक तो आप इस पर फर्क डाल सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि उनके फौज ने जो कमज़ोर इलाके हैं, वीकली डिफेंडेड एरियाज़ हैं, उनको आइडेंटिफाई किया, ट्रेनिंग ली और उनको सरप्राइज़ किया रूस को, और वहाँ पहुँच गए उतनी देर तक। लेकिन इससे आगे वो जा नहीं सकते। अब वहाँ ऑलरेडी उनको रोक दिया गया है, उनके जो हैं कैजुअल्टीज़ काफ़ी उनकी भी हुई हैं, सामान अब आगे भेज पाएंगे नहीं क्योंकि रूस अब उनको जाने नहीं देगा। और जो मुख्य चीज़ थी जो हम बात कर रहे थे प्रेशर का, खार्किव पर और जो पोकोस का रीजन है, वहाँ रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं, रुक नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ है, अब इसके ऊपर
दुविधा में जरूर होंगे जेलेंस्की, और ये बात आ रही है कि इतना करने का फायदा क्या होगा। अगर इनके ट्रुप्स वहां, अगर 10,000 ट्रुप्स वहां ले गए हो, 10,000 मतलब तकरीबन समझिए कि 10 बटालियन चली गई उनकी। तो इतने ट्रुप्स अगर वहां ले गए, इतना इक्विपमेंट ले गए और उसका कुछ फायदा नहीं होगा, रशिया अगर अपने रूस पुतिन अपने ही उस पर चल रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उसका, ये तो नुकसान हो गया, ये गलत ऑपरेशन माना जाएगा। तो एक ये भी चीज है, वो तो अगले 1-2 हफ्ते में पता लग जाएगा कि किस हिसाब से वहाँ चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि रूस सही है कि वो रुक नहीं रहा है। 2 दिनों में देखा आपने कितनी ज़्यादा उसने बमबारी की है उनके ऊपर, मिसाइल के साथ, ड्रोन्स के साथ, Tu-95 बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, वो बॉम्बिंग किए हैं। तो सिर्फ जा करके बॉम्बिंग तो किए नहीं होंगे, वो आइडेंटिफाई भी किए होंगे टारगेट्स, और पूरा फोकस पुतिन का रहा है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी पर। अब देखिए इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है, काफ़ी सिविलियन, हालांकि इन्होंने काफ़ी एक तरह से अभी तक पूरा अगर हम देखें तो कहीं भी पुतिन ने जानबूझ करके सिविलियंस जहाँ पर ज़्यादा हैं उसको टारगेट नहीं किया, क्योंकि उनका वो दिखाना चाहते हैं कि हम जो है यूक्रेन की जनता या यूक्रेन के लोगों के खिलाफ नहीं हैं, ये जो रेजीम है जेलेंस्की की उसके खिलाफ हैं, जो कि नाटो और उनके करीब जाना चाहते हैं और सिक्योरिटी थ्रेट बनना चाहते हैं। लेकिन एक साथ जो स्ट्राइक उन्होंने की 20 शहरों पर एक साथ, एक किसी ने नहीं सोचा था इतना ज़्यादा हो पाएगा, करेंगे। इनफैक्ट कल तो इनकी मीटिंग भी हुई है नाटो के साथ और यूक्रेन की, इस बारे में कि कैसे करना है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी इनके पास है अभी रोकने, क्योंकि आप देखिए इन्होंने 3 पैट्रियट मिसाइल बैटरीज को डिस्ट्रॉय कर दिया रूस ने, बहुत बड़ी बात है पैट्रियट मिसाइल बैटरीज को। F-16 6 आ गए हैं यूक्रेन में, बट ये F-16 इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन, क्योंकि उनके 2 तो आपको पता है कि 2 उनके जो बेसेस थे जहां रखे गए थे, इतने मजबूत बेसेस थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। तो ये ला नहीं पा रहे हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करें। दूसरी चीज है कि रूस की जो सबसे बड़ी मजबूत एयर डिफेंस है S-400, जो हमारे पास ही भारत को भी दिया है, अभी लग रहा है शायद ईरान ने भी मांगा है, वो तो मजबूत प्लांट भी बन रहा है शायद। हाँ देखिए 2 हमारे पास बैटरी आ गई हैं, बाकी भी हो रहा है, लेकिन उसके अलावा उनके पास S-500 भी है जो अभी तक वो लाई नहीं है, और अगर वो इस्तेमाल करके इन्होंने F-16 के खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी तो मुश्किल हो जाएगा। और देखिए F-16 भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, पुराने हैं, वो भी 80s के हैं, मतलब 90s हद से हद लीजिए, इंप्रूवमेंट्स होते रहे हैं। वही पाकिस्तान वाला F-16 ना? बिल्कुल वही है। आप देखिए, आपने नाम ले लिया तो मैं कहूँगा क्या हुआ था, देखिए F-16 का पाकिस्तान में जब हमारे कैप्टन अभिनंदन बिल्कुल वो आया था कि, और रूस ने ही, आपको बता दूं कि जो आपने फोटोग्राफ्स देखे वो गिरे हुए, रूस ने ही दिखाया था कि F-16 का है, लेकिन देखिए एक भी खबर उसकी नहीं आई। डैमेज तो हुआ था लेकिन एक खबर नहीं आने दी गई। आपको पता है अगर ये खबर आ गई और अगर रूस ने 2-1 गिरा दिए तो दुनिया में कोई F-16 को नहीं पूछेगा, काल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। F-35 उन्होंने किया है उससे उन्नत, लेकिन ऐसे हो नहीं पाएगा। F-16 की उतनी वैल्यू नहीं रह पाएगी। और मुझे लग रहा है कि जो अभी अब कह रहे थे कि हम कश्मीर में हुआ उसके बाद भी लग रहा है कि ये थोड़ी सी F-16 की वैल्यू गई है जरूर। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि रूस करता ही जा रहा है। इनके साथ इस्तेमाल जो जिस तरह उसने किया, हालांकि इन्होंने बोला कि कुछ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स को उन्होंने मार गिराया यूक्रेन ने, बट अगर मार गिराया तो इतनी ज़्यादा तबाही जो हुई, जिसका एक खुद ही बता रहे हैं, वो कैसे हो गई? कुछ जरूर गिराया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। और इन्होंने जो किया उसका वो नहीं हुआ इतना ज़्यादा इफेक्ट। हालांकि इसी बीच देखिए एक और खबर आई है कि यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने खुद ही बताया है कि उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन जो है टेस्ट किया है, जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है, और इस कैपेबिलिटी के साथ वो रूस के अंदर तक, मॉस्को तक जा सकते हैं। लेकिन जितने एरिया भी रूस के इलाके में ये जा रहे हैं, उतने पर अगर पुतिन इतना ज़्यादा इनके ऊपर डिवास्टेशन कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, तो आगे तो क्या होगा उसकी सब समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सोचने वाली हैं, मुश्किल हैं। लेकिन एक चीज़ आप और को देखना पड़ेगा। देखिए
कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे मैं तो कह रहा हूँ कि मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता जेलेंस्की को कि वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में चले गए हैं। मतलब आप देखिए ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर जो है रूस कितना गया है, तकरीबन 18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 18% यूक्रेन का हिस्सा उसके साथ है। और ये कितना गए हैं, 0.0007%, उतने इलाके में। तो इससे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो सकती कि बार्गेनिंग टेबल पर कुछ फ़ायदा हो गया, बाकी जगह होगा, इनके ही लोग मारे जाएंगे। और अगर रूस ने अपनी चाल चली, अगर इनको वहीं रोक दिया और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो फिर तो यही कहा जाएगा कि बहुत बड़ी भूल थी कि बजाय इन ट्रुप्स को वहाँ इस्तेमाल करें, खार्किव और पोकोस या चासाविर के इलाके में, जहाँ पर कि रोक सकें, क्योंकि इतने ट्रुप्स अगर रहते तो और रोक सकते थे रूस को। तो ये एक चीज़ ज़रूर वहाँ पर आएगी। तो ये भी जो है और इसके साथ देखिए अभी पुतिन चुपचाप नहीं बैठे हैं। चेचनिया में गए थे, ऐसे तो गए नहीं थे, चेचन ट्रुप्स को ले आएंगे। बेलारूस को ऑलरेडी बेलारूस ने अपनी तकरीबन 1/3 आर्मी एक्सरसाइज के नाम पर इनके बॉर्डर पर ले आए हैं यूक्रेन के। तो ये सब चीज़ें थ्रेट तो हैं, इनको भी अपनी और फौज वहाँ ले जानी पड़ेगी। तो ये जो मुझे लगता है कि रूस, पुतिन बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं कि ये ठीक है, अंदर आने दो, आएंगे, हम इनको देख लेंगे। वो हो सकता है चेचन्स को बोल दें कि तुम ही देख लो जो कुछ करना है, लेकिन ये अभी भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इस समय में, 2-3 महीनों में, जब तक कि वेस्ट के पूरा इक्विपमेंट इनके पास नहीं आता कि कितना ये अंदर जा सकते हैं। खास करके ये जो खार्किव और डोनेट्स्क रीजन में खास करके जो हैं उसके पास, वहाँ पर, और कितना डैमेज कर सकते हैं इनके ऊपर। दूसरा जो है जितने ट्रुप्स इनके जा रहे हैं कर्स्क में या बाकी इलाके में, नुकसान तो अल्टीमेटली, फ़ायदा तो रूस का ही है, जितना उनका सामान जाएगा। और अगर रूस काउंटर अटैक करता है तो ये संभाल तो नहीं पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो चीज़ें और हैं जो जिनके ऊपर मैं ज़्यादा वो डालना चाहूँगा कि ये जो पुतिन और जेलेंस्की बीच में अगर हम देखा जाए तो एक बार ये बात आई थी कि दोनों चाहते थे बातचीत। पुतिन ने भी कहा था कि बातचीत के लिए तैयार हैं, जेलेंस्की भी तैयार हैं, और जेलेंस्की ने तो एक पीस समिट भी करवाई थी स्वीडन में। हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा मसला नहीं निकला था, क्योंकि जब तक दोनों आमने सामने नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक इनिशिएटिव तो हुई थी। इसका मतलब दोनों बातचीत चाहते थे। अब क्या बातचीत हो पाएगी, क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम तो इतना अंदर गए हैं तो हम टेबल पर अपना इलाके की बात करेंगे। क्या पुतिन का जरूर उनको धक्का लगा है, उनकी जनता उनके खिलाफ है कि ये कैसे अंदर आ गया और कहाँ तक आ सकता है। तो क्या पुतिन चुप बैठेंगे और इस प्लान पर ऐसे चले जाएंगे? हालांकि जेलेंस्की ने बोला है कि जो बाइडेन से वो मिलेंगे अभी, जब जाएंगे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए सितंबर में, तो वहाँ एक प्लान देंगे उनको, अपना प्लान जो उनका है। जो बाइडेन को और कमला हैरिस से भी बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जब गए थे, मोदी गए थे दोनों में, तो वहाँ भी यही बात हुई थी। और मोदी ने तो खुल के ही बोला था, प्रधानमंत्री ने, कि भाई हम जो है सॉवरेनिटी और पीस और सॉवरेनिटी दोनों लेके चलना चाहते हैं, डिप्लोमेसी से ही, बातचीत से ही हल करना चाहते हैं। और उसके बाद देखिए जेलेंस्की ने भी बोला था कि सेकंड पीस समिट वो चाहते हैं कि भारत होस्ट करे। तो ये भी चीज़, मतलब कुछ बात ऐसी हुई है तभी जाकर के आई है, और दोनों तैयार हैं। लेकिन क्या ये पीस प्लान इस हिसाब से चल पाएगा जो अभी के हालात हैं, जितनी चीज़ें चल रही हैं? और ये क्या बैक चैनल देखिए चल रहा था, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था। अभी देखिए इन सब लड़ाई के बीच में इतने बड़े इन्होंने एक्शन किए, पुतिन ने चाहे जेलेंस्की ने। 115 प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो हुए हैं, अदला बदली हुई है कतर के थ्रू। कतर ही उसमें मीडिएटर था। और ये भी चल रहा था कि कुछ बातचीत होने भी वाली थी, बैक चैनल डिप्लोमेसी कतर के ही द्वारा। लेकिन अब ये चल पाएगी आगे, थोड़ा सा डाउट लग रहा है जिस हिसाब से है। क्योंकि देखिए रूस का, जैसे मैं कह रहा था, उनके पास अपने भी उन्होंने हथियार बहुत बना रखे हैं।
अमेरिका इंग्लैंड ने उनके MI5-6 ने बोला था कि भाई जितने वेपन्स अभी हैं 2025 तक लड़ाई लड़ सकता है रूस, इतने इनके पास नहीं। जेलेंस्की अभी क्या कह रहे हैं कि आप वेपन्स एम्युनिशन दीजिए और परमिशन दीजिए, हम आगे बढ़ जाएंगे रूस के अंदर। बट सब जानते हैं कि रिटेलिएशन ज़्यादा हुआ तो मुश्किल हो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि रूस भी अभी एम्युनिशन देखिए, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, इन सबको साथ लेके चल रहा है। तो दोनों इंटरेस्ट जो है, मुझे लगता नहीं कि अभी क्लैश हो रहे हैं, कितनी जल्दी कुछ हो पाएगा। और अगर इनका नुकसान हो गया, जो ट्रुप्स इन्होंने अंदर भेजे हैं 1200-1300 किलोमीटर कह रहे हैं जेलेंस्की, तो ये एक बहुत महंगा कहूँगा मैं सौदा इनको पड़ेगा, एक ऑपरेशन जो कि इनको ही मुश्किल हो जाएगा। और आगे शायद ऐसे किसी चीज़ के लिए फिर नाटो या अमेरिका इनको सहमत नहीं देंगे। बिल्कुल। जो सर की बातों से लगा कि यूक्रेन के लिए फिलहाल वो स्थिति है कि शेर के बांध में आप घुसकर चींटी मार के खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं। और आप उसके ऊपर अभी देखिए पुतिन क्या चाहेंगे, क्या जो आपने बात छेड़ी, वो चाहेंगे क्या पीस समिट में, क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे लैंड के लिए जो कि मैं इसको रोकूं, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि रशिया ने तो बहुत ज़्यादा लिया। दूसरी चीज़ वो ये भी चाहेंगे कि जो पोस्ट वॉर है उसके लिए भी डिमांड करें पैसों की, कि हमारी पोस्ट वॉर बिल्डअप के लिए कुछ फंड्स रखे जाएं और वो आगे इसके बारे में बात करें। क्योंकि आपको अगर याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी से भी उन्होंने कहा था कि वो चाहेंगे कि भारत भी यूक्रेन के पोस्ट वॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन में मदद करे। तो ये कुछ चीज़ें वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है ज़्यादा आगे नहीं चल सकते इससे। तो वो इसकी भी चाहेंगे कि इन सब चीज़ों की बात करें और आगे चल के अल्टीमेटली जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है वही होने वाला है, डिप्लोमेसी और बातचीत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।